मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ कॉम्पटेरिया पीजीटी सोशोलॉजी and GIC प्रवक्ता परीक्षा, we will discuss about looking glass self theory of Cooley, Freud psychoanalytic theory, moral theory of Piaget. Now, before wasting the time, we will start today's lecture. Role taking theory of मीट। मीट के अनुसार स्व की अवधारणा का अस्तित्व और विकास दूसरों से भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। मीट के अनुसार दूसरे से भूमिका ग्रहण करने का अर्थ है अपने विषय में हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करते हैं, जिनमें सबसे पहले माता पिता, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों, साथियों, खिलाड़ियों, अध्यापकों आदि के विचार हैं। भूमिका ग्रहण का मीट का यह अर्थ कूले के विचारों से काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों मानते हैं कि व्यक्ति का स्व दूसरों की धारणाओं और विचारों पर अवलंबित है और ये अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया की देन है। मीट के सिद्धांत को आई एंड मी, मैं और मुझे सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैं का मुझ में रूपांतरण होता है। मीट और अन्य अवधारणा का प्रयोग करते हैं जिसे वे भूमिका अदा करना कहते हैं। इसका अर्थ बच्चों के नाटकीय खेल से है। इसके अंतर्गत वे क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं जिसे बच्चा नाटक और स्वांग द्वारा दूसरों की भूमिका अदा करता है। उदाहरण स्वरूप, जैसे वह अपने को ग्वाले के रूप में दिखाने की चेष्टा करे और उसी की तरह व्यवहार करे, लेकिन इसके अंतर्गत भूमिका अदा करना और भूमिका ग्रहण करना और दोनों प्रक्रियाएं समाहित हैं। खेलने की इस प्रक्रिया में वो ग्वाले की भूमिका से भी परिचित हो जाता है। मस्तिष्क स्व और समाज के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते समय मीट समाजीकरण को स्व के विकास की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नाटकीय और खेलपूर्ण घटनाओं के माध्यम से बच्चा भूमिकाओं के अंतर को समझता है। इन खेलों के माध्यम से स्वयं भी वह इन भूमिकाओं को सीखता है। आरंभिक खेलों के माध्यम से बच्चा खेल के नियमों के विषय में न केवल जानकारी प्राप्त करता है बल्कि उसका पालन करना भी सीखता है। मीट के सिद्धांत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मान्यकृत अन्य का है। परिवार की परिधि से बाहर आने के बाद बच्चे की अंतःक्रिया का दायरा विस्तृत होता है, सामान्यीकृत अन्य समुदाय अथवा समूह के समान। इसके द्वारा किसी एक व्यक्ति के विचार या मनोभावों को बच्चा ग्रहण नहीं करता है, बल्कि पूरे समाज के मनोभावों और विश्वासों को सामान्यीकृत अन्य के माध्यम से वो ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चा अपने स्व को दूसरों के संबंध के संदर्भ में जानता है और दूसरों के पारस्परिक संबंधों को भी जानता और समझता है और समझाता है। इस तरह स्व के विकास में बड़ा योग समूह के नियम और प्रथाओं का भी। कूले और मीट दोनों के सिद्धांतों में स्व की प्रवृत्तियों दूसरों से प्राप्त की जाती हैं। इस तरह हम स्वयं अपने को दूसरों की नज़रों से देखते हैं। बचपन के अंतर्वैयक्तिक संबंधों जो परिवार के अंदर होते हैं, उनका स्व की प्रवृत्ति के विकास और अन्य में भूमिका ग्रहण करने की प्रक्रिया पर जीवन पर्यंत प्रभाव पड़ता है। ये सही है कि स्व का निरंतर विकास होता रहता है और बाद के दिनों में ये परिवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आरंभिक दिनों के अनुभव व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शैशवावस्था में परिवार में मिला प्यार या असुरक्षा का भी स्व के विकास और व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भूमिका, प्रत्याशा और उत्तीर्णता का सिद्धांत। समाज में अंतःक्रिया
सतत रूप से चलती रहती है। इसमें समाज के अन्य सदस्य अपनी भूमिका निभाते हैं। भूमिका निर्वाह के दो पक्ष हैं, सामाजिक भूमिका की प्रत्याशा और सीखने की उत्प्रेरणा। सामाजिक प्रणाली के प्रत्येक सदस्य में सीखने की अंतर प्रेरणा होती है, जो समाजीकरण में सहायक होती है। इसी तरह अंतःक्रिया में लगे सामाजिक प्रणाली के सदस्य एक दूसरे से सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह की प्रत्याशा भी रखते हैं। पारसंस के अनुसार प्रत्याशा और अंतर्प्रेरणा सीखने और समाजीकरण के मुख्य आधार हैं। इनके अनुसार समाज के संचालन के लिए महत्वपूर्ण पूरक भूमिकाओं की प्रत्याशा को सीखना ही समाजीकरण है। इस तरह सामान्य रूप से प्रचलित यह धारणा कि समाजीकरण का संबंध बालक के विकास से होता है एकांगी। सामाजिक प्रणाली की प्रक्रिया के रूप में अंतःप्रेरणाओं का योग मूल्यों के आंतरिकीकरण से प्रकट होता है। सीखने की प्रक्रिया के दो पक्ष हैं, कर्ता जिसका समाजीकरण होता है और परिस्थिति जिसके मध्य कर्ता का समाजीकरण होता है। परिस्थिति का अर्थ समाजीकरण के अभिकर्ताओं से अनुकरण और तादात्म्य की प्रक्रियाओं के द्वारा कर्ता समाजीकरण के अभिकर्ताओं के मूल्य का आंतरिकीकरण करता है। पारसंस सामाजिक परिस्थिति और मूल्यों के आंतरिकीकरण की प्रक्रिया को प्रतिरूप विकल्पों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। इन प्रतिरूप विकल्पों के प्रभाव के आधार पर कार्डिनर की भांति पारसंस की भी मान्यता है। मूलभूत व्यक्तित्व की संरचना विकसित होती है। पारसंस के अनुसार सार्वभौम अर्जित, सार्वभौम प्रदत्त, विशिष्ट अर्जित और विशिष्ट प्रदत्त, इन प्रतिरूपों के अनुसार समाजीकरण और आंतरिकीकरण और सीखने की प्रक्रिया चलती है। इन्हीं के आधार पर सार्वभौमिक विशिष्ट उपलब्धि अभिमुख जैविकी प्रदत्त अभिमुख व्यक्ति बनते हैं। जैविकी समाजशास्त्री सिद्धांतों पर हम पिछले पृष्ठों में यथास्थान प्रकाश डाल चुके हैं। स्व के विकास संबंधी सिद्धांतों की समीक्षा स्व के विकास संबंधी सिद्धांतों की सबसे बड़ी है। उनके द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया के प्रभाव पर बल, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों में अनेक अध्ययनों से इसकी पुष्टि हो सकती है। जन्म के साथ ही जो बच्चे सामाजिक जीवन से पृथक हो गए, भाषा शिष्टाचार नहीं सीख पाए। लेकिन इन सिद्धांतों की अपनी सीमाएं हैं। सबसे पहले तो इन सिद्धांतों को विकसित करते समय बहुत थोड़े से बच्चों के व्यवहारों का निरीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकले। इन अवस्थाओं की कसौटियां भी अस्पष्ट हैं। ये सिद्धांत आमतौर पर मध्यम वर्गीय बच्चों को ही ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मैं अगले चैप्टर सोशल कंट्रोल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, सामाजिक नियंत्रण। डेविस कहते हैं कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों और नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है। मैकाइवर और पेज कहते हैं सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। रॉस कहते हैं सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। आकबर्न और निमकाफ कहते हैं दबाव वह प्रतिमान है जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के योग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। पीएच लैंडिस ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाती है और बनाए रखी जाती है। पारसंस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच अंतर कम से कम किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं। सामाजिक नियंत्रण समाज के लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य करता है। सामाजिक प्रतिमान ही समाज के लोगों को व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक संबंधों में एकरूपता और स्थिरता स्थापित की जाती है। सामाजिक नियंत्रण से समाज में संगठन और एकरूपता लाई जाती है
लोगों को समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करना सिखाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में व्यक्तियों के व्यवहारों और आचरणों को नियंत्रित करने के लिए निश्चित साधनों और विधियों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज में तनाव और संघर्ष को कम किया जाता है और सहयोग को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। के साथ ही साथ सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है। समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण और व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण द्वारा विघटनकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण में दंड और पुरस्कार दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार: सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के सकारात्मक और नकारात्मक स्वरूप का उल्लेख किम्बॉल यंग ने किया है। सामाजिक नियंत्रण का वह स्वरूप इसमें सलाह, अनुनय, शिक्षा और पुरस्कार के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान कर समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये नियंत्रण प्रायः परिवार, मित्रों और शिक्षा संस्थानों के द्वारा किया जाता है। नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण के लिए दंड का प्रावधान रहता है। इसमें समाज विरोधी और असामान्य व्यवहार करने वालों को दंडित किया जाता है। नकारात्मक नियंत्रण के साधन दंड, जुर्माना, उपहास, बहिष्कार और जेल आदि हैं। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री C.H. कुले ने सामाजिक नियंत्रण के चेतन और अचेतन व्यवहार पहली स्थिति में व्यक्ति व्यवहार करते वक्त सोचता है और ध्यान रखता है कि उससे व्यवहार करते वक्त कोई त्रुटि ना हो जाए, जबकि कुछ विचार, आदर्श और मूल्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं, जिनका पालन वह अचेतन रूप में ही करता रहता है। प्रथाओं, कानूनों और लोकाचार द्वारा चेतन नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये समूह कल्याण के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मानहीम में सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूप का उल्लेख अपनी पुस्तक मैन एंड सोसाइटी में किया है। माता पिता, मित्र, पड़ोसी, गुरुजनों आदि प्राथमिक समूहों के द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इस प्रकार के नियंत्रण का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का अधिक गहराई से पड़ता है, क्योंकि सामाजिक समूह के सदस्य व्यक्ति के समाजीकरण के माध्यम। द्वितीयक समूहों में संस्थाओं द्वारा लागू किया जाने वाला नियंत्रण अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाता है। आधुनिक समाजों में अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा ही व्यक्तियों को विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है। संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण। गुरविच और मूर ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूप यथा संगठित, असंगठित और सहज नियंत्रण का उल्लेख किया है। संगठित सामाजिक नियंत्रण अनेक छोटी बड़ी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह नियंत्रण अत्यधिक नियमबद्ध होता है और विवाह, परिवार, स्कूल, दफ्तर की संस्थाओं द्वारा लगाए गए नियम संगठित नियंत्रण के अंतर्गत ही आते हैं। दैनिक जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले संस्कार, जनरीतियाँ, परंपराएं, लोकाचार आदि द्वारा किया जाने वाला नियंत्रण असंगठित सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण के तीसरे स्वरूप का आधार व्यक्ति की स्वप्रेरणा है। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अनुभव के आधार पर स्वविवेक से निर्णय लेता है और अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज और समूह से होता है। यह अलिखित और असंगठित होते हैं। इस प्रकार के नियंत्रण के पीछे सरकार व राज्य की सत्ता नहीं होती है। अनौपचारिक नियंत्रण का विकास समय के साथ साथ स्वतः ही होता है। प्रथाएं, जनरीतियाँ, सामाजिक मानदंड, धर्म, नैतिकता, हास्य, व्यंग, जनमत
आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। सामाजिक नियम समूह और समाज कल्याण की दृष्टि से आवश्यक एवं उपयोगी होते हैं, अतः अपने समूह को प्रसन्न न करने की दृष्टि से व्यक्ति अनौपचारिक नियंत्रण को स्वीकार करता है। ग्रामीण, आदिम व सरल समाजों में इस प्रकार का नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है। अनौपचारिक नियंत्रण में समाज और समूह के सदस्य सजग प्रहरी की भांति समूह के सदस्यों द्वारा सामाजिक नियमों के पालन की निगरानी करते हैं। ओल्सन ने अनौपचारिक नियंत्रण को आत्म नियंत्रण के नाम से पुकारा है। अनौपचारिक या विवादास्पद नियंत्रण उन सभी संस्थाओं की उपज है जो व्यक्ति को समाज के मानदंडों, इच्छाओं और नियमोच्चारों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण में उन साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो समाज की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतः विकसित होते हैं, जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, परंपराएं, जनमत, फैशन। इस प्रकार के नियंत्रण के पालन करने पर व्यक्ति की प्रशंसा और उल्लंघन करने पर उसे व्यंग और हास्य का सामना करना पड़ सकता है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषताओं में स्रोत, स्वयं समाज, स्वतः विकास, अलिखित, आंतरिक पक्ष से संबंधित, समूह कल्याण की भावना की प्रधानता, सामाजिक मूल्यों और आदर्शों पर आधारित, रूढ़िवादिता और अपरिवर्तनशीलता। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण निश्चित लिखित कानूनों द्वारा संपन्न होता है। इसके पीछे राज्य और सरकार की शक्ति होती है। औपचारिक नियंत्रण शक्ति और समाज के लिए बाध्यतामूलक होते हैं। इनका पालन न करने पर दंड की व्यवस्था होती है। औपचारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए औपचारिक संस्थाओं, राज्य, कानून, पुलिस, जेल, न्यायालय आदि की व्यवस्था होती है। औपचारिक या बाह्यकारी नियंत्रण सरकार तथा कानून की किसी संस्था का उपज होता है। इसके पालन हेतु किसी वास्तविक बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी दी जाती है। इसमें वे सभी व्यवहार प्रकार आते हैं जो प्रमुखतः अपराध की श्रेणी में रखे जाते हैं। औपचारिक नियंत्रण में वे सभी साधन सम्मिलित होते हैं जिनका व्यक्ति सचेतन रूप में प्रयोग करता है। कानून, नियम, अधिनियम और सत्ता की व्यवस्था औपचारिक नियंत्रण के ही विभिन्न रूप हैं। इनके पालन पर पुरस्कार तथा उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। औपचारिक नियंत्रण की विशेषताएं राज्य सरकार या किसी अन्य औपचारिक संस्था द्वारा लागू, सोच विचार कर सचेत प्रयत्नों द्वारा लागू, बाध्यतामूलक प्रभाव, नियम विरुद्ध आचरण करने पर दंड की व्यवस्था, औपचारिक संगठन में अनुकूलनशीलता या परिवर्तनशीलता का गुण। औपचारिक नियंत्रण व्यवहार के बाहरी पक्ष से संबंधित, प्रमुखतः जटिल समस्याओं से संबंधित। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में कानून लिखित और निश्चित होते हैं। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियम अलिखित व स्पष्ट होते हैं। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दंड देने का कार्य सरकार व राज्य द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में दंड स्वयं समाज, समूह व समुदाय द्वारा निश्चित किया जाता है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण आधुनिक, औद्योगिक, जटिल और सिद्धांत समाजों की विशेषता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण सरल, छोटे व परंपरागत समाजों की देन है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण में कानून योजनाबद्ध रूप से राज्य या अन्य प्रशासनिक संगठनों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके विपरीत अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में नियमों का विकास धीरे धीरे स्वतः ही होता है। इनका स्रोत स्वयं समाज ही है। औपचारिक नियंत्रण के साधन कानून, न्यायालय और पुलिस है, यही दंड सुनिश्चित करते हैं, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में सामाजिक प्रतिमान, परंपराएं, धर्म आदि के द्वारा आलोचना, निंदा और बहिष्कार के द्वारा मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार का उद्देश्य सामाजिक संरचना और प्रकारों में सापेक्षिक स्थिरता प्रदान करना, लोगों का मनोबल ऊंचा बनाए रखना, सदस्यों में संवेगात्मक और सहयोगात्मक भावना को बढ़ावा देना, समाज विरोधी भावनाओं का दमन करना, वैयक्तिक संबंधों को व्यवस्थित करना, जनधन की सुरक्षा, एकरूपता स्थापित करना और सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। मीन्स एंड एजेंसीज ऑफ
सोशल कंट्रोल, औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत साधन, कानून आदि और अभिकरण, राज्य, शिक्षण संस्थाएं, पुलिस आदि हैं। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत साधन, प्रथा, परंपरा, लोकाचार, जनमत आदि तथा अभिकरण में परिवार, मित्र मंडली, पड़ोसी आदि हैं। ऊपर हमने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन कर लिया है और हम जानते हैं कि जिस माध्यम से समाज में व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन या अभिकरण कहलाते हैं। ये साधन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सकारात्मक, नकारात्मक, संगठित, असंगठित, अनौपचारिक, औपचारिक रूप से व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित कर सामाजिक नियंत्रण को कायम रखते हैं। पहला है परिवार। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जन्म से ही बालक किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा माता पिता बच्चों को उचित अनुचित व्यवहार का ज्ञान करवाते हैं। व्यक्ति परिवार में रहकर ही सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, विश्वासों, आदर्शों, प्रथाओं और नियमों से परिचित होता है तथा उन्हें आत्मसात करता है, जिससे उसका व्यवहार निर्धारित होता है। परिवार के सदस्य माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन आदि प्रेम, स्नेह, भावात्मक समर्थन, डांट फटकार व उपेक्षा के माध्यम से समाज के नियमों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है प्राथमिक समूह। सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया में प्राथमिक समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिक समूह के अंतर्गत परिवार, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह, पड़ोसी इत्यादि आते हैं। व्यक्ति बचपन में ही अपने पड़ोसियों व क्रीड़ा साथियों के संपर्क में आता है और विभिन्न अंतःक्रियाओं में भाग लेता है। इसी दौरान बच्चा जीवन की बुनियादी बातों या यौन भेद की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। खेल समूह में खेल नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। बच्चे के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उसे समूह से व्यंग व फुटकार सुननी पड़ती है, जिससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रोग रीतियाँ, लोकाचार व प्रथाएं, धर्म और नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका, कानून, समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के दुष्परिणाम, सोशल डेविएंस और उसके साथ ही साथ मानकहीनता और सांस्कृतिक लक्ष्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अनुरूपता, नवीनता, विधिवाद, प्रत्यावर्तनता और विद्रोह के बारे में। कॉमटेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। कॉमटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और वहां से आप द्रुत गति से मेरे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस को शेयर करें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जम कर लड़ा नहीं। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। कॉमटेरिया लेक्चर्स का लाभ लें। कॉमटेरिया लेक्चर्स सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।